वेलकम बेटा। आज क्लास 10 ज्योग्राफी के इस सेगमेंट में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, इंडस्ट्रियों को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस बेस पर आगे बढ़ता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन कैसे इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करी जाए कि इंडस्ट्री क्या है, किसको हम इंडस्ट्रीज़ कहेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री का सेंस फैक्ट्री से है, और फैक्ट्री मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें सारे प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल सोर्सेज, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। इन जनरल टर्म्स, all the peoples and activities which are involved in producing something, providing a service, it is known as industry. In general terms, we can say it is factory or the factor of production. So if we are going to establish industry, what are the terms or conditions where we have to be establish our industries? There are some factors which will influence the location of an industry. First one, the sources of raw material. Another, availability of cheap labor. Next, sufficient power supply, market and transport facility, or government policies. तो sources of raw material या cheap labor, power supply, मार्केट और ट्रांसपोर्ट किस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी, आइए इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करें। पहली चीज़ आई सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। हम जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जिस तरह की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि वी हैव टू फाइंड आउट the raw material sources from how far or how much distance of the raw material. If we are establishing our industry near the source of raw material, it will helpful to produce a variety production at very cheap cost. And when we will purchase raw material at very cheap cost, then the cost of production will be reduced, and it may be the consumers will ready to buy it when they will have the affordable cost. सस्ती कीमत होगी तो खरीदार हमें ज़्यादा मिलेंगे। खरीदार मीन्स प्रॉफिट। इसलिए जितनी रॉ मटेरियल के सोर्स के आसपास हम अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, इतना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा और हमें फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। जो दूसरा टर्म्स है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, ये अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर मीन्स सस्ते मैन पावर की, सस्ते लेबर फोर्स की उपलब्धता। जिस तरह से पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात करी थी कि फ्रॉम हाउ फार वी आर इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल, द कॉस्ट of production will be increased. If we are purchasing raw material from very far, very near, the cost of production will be reduced. Similarly, if we will have
the labor of cheap rate, the production cost will also reduced, and when the production cost will be reduced, up to somehow much extent we will able to get more profit than the costly labors. जितना हम सस्ते लेबर्स, सस्ते वर्कर्स रखेंगे, जहाँ पर हमें सस्ते लेबर अवेलेबल होंगे, उस जगह अगर हम अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ फिर बात आई, अगली चीज़ जो कंडीशन आई सफिशिएंट पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई मीन्स द सोर्स ऑफ रनिंग मशीन्स, मशीनों को रन करने के लिए फ्यूल। फ्यूल मीन्स इन मॉडर्न डेज मोस्ट ऑफ द मशीन्स आर रन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, एंड इफ the electricity is sufficient in that particular place, we will get much benefits than the other sources. इसलिए in those places where sufficient power supply 24 multiply 7 we will have electricity, then only we will able to get benefits. The next now, market and transport facilities. The most influencing factor, market and transport. Market is the particular place where seller and buyers are available. Market क्या है? बाजार किसे कहेंगे? इकोनॉमिकली बाजार एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी जगह है जहां पर क्रेता और विक्रेता अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे। बायर्स आर रेडी टू बाय दियर एसेंशियल कमोडिटीज एंड सेलर्स आर रेडी टू सेल दियर प्रोडक्ट्स। सो इफ वी plan to establish an industry, means we have to think what kind of market, how much people are ready to buy. If there's a sufficient market for particular product, we will get the benefits. Similarly, transportation. Raw material from fields to industry and from industry to market is being transported by different means of transport. कच्चा माल फील्ड से, खेतों से इंडस्ट्री तक और इंडस्ट्री से बाजार तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो ट्रांसपोर्ट है। और ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरत सफिशिएंसी की है, क्वालिटी की है। यदि हमारे पास अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो वी विल हैव बेनिफिट्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर इंडस्ट्री। फ्रॉम sugarcane producing place to industry, it is necessary to have close links, because sugarcane must be processed in between 48 hours. sugarcane गन्ना को काटने के बाद अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स के अंदर प्रोसेस्ड हो जाना चाहिए। एंड इफ देयर्स आर नॉट क्वालिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और यदि हमारे पास अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है या फिर शुगर केन दूर से लाया जा रहा है
और शुगर मिल तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो नेचुरली आफ्टर 48 आवर्स शुगर केन ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं शुगर केन में, वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुगर केन को शुगर इंडस्ट्री तक पहुंचाकर उसको प्रोसेस करने के लिए हमें 48 चाहिए, आवर्स चाहिए। इट मीन्स जितनी नज़दीक और जितनी क्वालिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, हम अपने प्रोडक्शन को उतना प्रॉफिटेबल स्टेज पर ला सकते हैं। इसी तरह मार्केट, पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने से कंज्यूमर्स अच्छे हैं, अच्छे मीन्स इन सफिशिएंट इन नंबर्स, देन वी विल हैव गेट मच बेनिफिट्स। ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से हमारे प्रोडक्ट के खरीदार ज़्यादा हैं, और खरीदार ज़्यादा होने का मतलब है कि हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लाइक एज गुजरात और महाराष्ट्र, द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स, industrial region also, because of the old traditional market, Gujarat and Maharashtra still continued in terms of cotton and textile. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट टाइम से ही इंडस्ट्रियल सेक्टर रहे और ड्रीम सिटीज़ रही बॉम्बे, तो लोगों का माइग्रेशन बॉम्बे गोवा के लिए ज़्यादा हुआ, गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए। इसीलिए यहाँ पर मार्केट अवेलेबल है। हम जो प्रोडक्शन जनरेट करेंगे उसके बायर्स पॉसिबल हैं। और दूसरी चीज़, ब्लैक सॉइल मीन्स गुजरात, महाराष्ट्र and the most cotton productive region means we can get raw material at very cheap cost. इसलिए ये इंडस्ट्रियल रीजन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। अगली चीज़ आई कि गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विल इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। किस तरह से सरकार की नीतियाँ, सरकार की पॉलिसियाँ हमारी इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करेंगी। हियर द नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशन, द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, बट द पॉलिसी इज यूज्ड स्लाइटली डिफरेंट स्टेट टू स्टेट। भारत ने औद्योगिक नीति इंट्रोड्यूस की, लेकिन राज्य दर राज्य इस औद्योगिक नीति को डिफरेंटली यूज किए। और जिस राज्य सरकार ने ज़्यादा प्रमोशन दिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, जिस राज्य सरकार ने इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रमोशन दिया, उन सेक्टर्स पर इंडस्ट्रियां ज़्यादा लगेंगी। इफ वी थिंक अबाउट उत्तराखंड, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तराखंड, a new state, the government of Uttarakhand introduced some policies for economic development of the state. Some relaxations were introduced for new industrialists. As a result, some new industries were being established. But for how much long time, long period, the policies were remain same. This is the influence of market and government policies. Let us think, if these are the factors responsible for industrial location, let us come in the next topic, classification of an industry. उद्योग का प्रकार।
इसलिए ओवरऑल हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर लें तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल नंबर एक, on the basis of main role of the industry second, on the basis of size or capital investment, on the basis of ownership and on the basis of finished product. पहली चीज on the basis of raw material means कच्चा माल के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर इंडस्ट्री जो उद्योग को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, हमारे पास दो तरह की इंडस्ट्री हैं, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, industries are being classified in two different groups: agro based industries and mineral based industries. Agro based industry, the industry which is totally depend on agricultural product. वो इंडस्ट्री जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर बेस है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, सच एज कॉटन इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, जूट, सिल्क, रबर. इन शॉर्ट वेज, बहुत छोटी सी अगर बात करी जाए तो हमारे जो राइस प्लांट है, राइस मिल है, हमारी जो शुगर मिल है, हमारी जो टेक्सटाइल मिल है, ये डायरेक्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर रिलेटेड है. इसलिए इस इंडस्ट्री को हम एग्रीकल्चरल और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे. दूसरी चीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री which is depend on minerals, minerals either metallic mineral or non-metallic mineral. So the industries which are depend on minerals, minerals such as iron ore, such as aluminium, bauxite, copper or limestone, cement. So the industries which are based on minerals, they are known as mineral based industries. So example like as iron and steel industry, and a raw material of iron and steel is iron ore, coal, manganese or limestone. So these are the minerals. So the industry which are depend on these minerals are called mineral based industry. The next one, we have on the basis of main role of the industry. It means when we are producing any goods, how the good is useful for the consumer, or we are using directly or indirectly. इसलिए there are two types of industries on the basis of its role, and the first one basic, की और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हैं, कैपिटल गुड्स मीन्स द इंडस्ट्रीज जनरेटेड गुड्स टू अर्न कैपिटल. कैपिटल मीन्स मनी. वो इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा और उससे पैसा जनरेट होगा, लाइक एज रेलवे बागान्स. हालांकि ये कहीं न कहीं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आएगी, लेकिन रेलवे बागान्स डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं है. इससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पैसेंजर्स, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द मनी. इसलिए इट इज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. और दूसरी तरफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर डेली यूजेस. जो दैनिक जीवन में हम सामान यूज कर रहे हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स कहेंगे. और ऐसी इंडस्ट्रियां जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगी, उपभोक्ता के दैनिक जीवन के संबंधित तैयारी करेंगी, दैट विल नोन एज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री.
फिर आया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज और इन्वेस्टमेंट। साइज मीन्स आकार, तो आकार कहां से जनरेट होगा? हाउ मच मनी आई एम इन्वेस्टिंग इन इट। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊं तो उस इंडस्ट्री का आकार कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने इस इंडस्ट्री में कितना पैसा लगाया है, पैसा कम लगाया है या पैसा ज्यादा लगाया है। ठीक, तो इसके आधार पर जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज: स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल छोटे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, और ग्रामीण या लघु उद्योग हम जिसको कह सकते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन। स्मॉल स्केल किसको कहेंगे? एक ऐसी इंडस्ट्री जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करे अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ तक का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और यहाँ पर हम लगभग 100 से 200 300 आदमी तक वर्कफोर्स यूज कर सकते हैं। बात आई लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो ऐसी इंडस्ट्री जो मोर देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो मोर देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री आएगी। और कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रियां जहां पर 100-200 नहीं, करोड़ नहीं, जहां पर 20-25 आदमी हम लोग आपस में मिलकर, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट विल कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। लेट अस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर इंडस्ट्रीज आर बीन क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स। मालिकाना हक के आधार पर इंडस्ट्री को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड इज जॉइंट सेक्टर। So public sector industries, the industries managed, controlled, owned by the government itself. वह इंडस्ट्री जो सरकार खुद मैनेज करेगी वो पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर मैनेज्ड, कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर है जो इंडस्ट्रीज व्यक्ति विशेष या लोगों के समूह के द्वारा संचालित होगी। समूह का मतलब ये न मत मान के चलिएगा कि देयर आर 15 और 100 मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स। नो, नॉट मोर देन 3 और 4, 5, 4-5 आदमियों से ज़्यादा पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं रहती है। इसलिए हम 4-5 दोस्तों ने मिलकर इंडस्ट्री लगाई, या फिर मैंने आपने इंडिविजुअली अपनी इंडस्ट्री लगाई। इट मीन्स बिकॉज वी द ग्रुप ऑफ पीपल और आई पर्सनली इज ओनर ऑफ दिस इंडस्ट्री, इसलिए इट इज प्राइवेट इंडस्ट्री। एंड द नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर industry, the industry managed by government and private individuals collectively. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पर सरकार और व्यक्ति विशेष का एक कलेक्टिव पार्टनरशिप है, दैट इज जॉइंट इंडस्ट्री। और अब लास्ट टॉपिक बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। हमने पहले वाली में बात करी थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे फिनिश्ड गुड्स के आधार पर लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो
हैवी बल्कि मटेरियल प्रोड्यूस करें, लेकिन इसका डायरेक्टली कंज्यूमशन नहीं हो रहा है, इसका कंज्यूमशन फॉर अर्निंग कैपिटल है। तो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, अगर आप सीधे से BHEL का यूज करें तो भारत उसमें नाम ही दे दिया है कि भारत के बाद हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इट मीन्स BHEL is a heavy engineering industry and the next is light engineering industry। यहाँ पर लाइट का सेंस बिजली से नहीं है, यहाँ पर लाइट का सेंस वेट, लेस वेट। सो द इंडस्ट्री which produce light weighted machines like as electronic equipments, बिजली के सामान। These are the classification of industry. We will meet again